उद्घोष एकेडमी की इस उर्दू की क्लास में आप सबका एक बार फिर स्वागत और इस्तकबाल। आज हम एक नए मौजू एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि ये मौजू उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और कारआमद साबित होगा। आम तौर पे इन सारे मौज़ूआत पे बात कम ही होती है, वीडियोस कम ही आप लोगों को मिल पाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है, हमारी एकेडमी की कोशिश है कि उर्दू की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल रहें। उसी कोशिश में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग एक नए मौजू पे, एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि एक नज़्म है, नज़्म की एक शक्ल है, जिसको कि हम मरसिया कहते हैं। आइए जानते हैं कि मरसिया क्या होती है। ये मरसिया है और मरसिया दरअसल एक ऐसी नज़्म है जिसमें हम अपने किसी अजीज़ का, अपने किसी प्यारे का उसकी मौत के बाद उसको याद करके, उसके औसाफ को बयान करके, उनकी खूबियों को बयान करके हम नज़्म कहते हैं और इजहार गम करते हैं, गम का इजहार करते हैं, अपने दुख का इजहार करते हैं, मायूसी हम जाहिर करते हैं। तो इस तरीके से जो नज़्म कही जाती है या जो नज़्म कलमबंद की जाती है, उसको हम मरसिया कहते हैं। मरसिया ये जो लफ्ज़ है, दरअसल अरबी के एक लफ्ज़ रिसा से निकला है। रिसा का मतलब होता है रोना, मातम करना, दुख का इजहार करना। तो जब शुरू में इस तरीके की नज़में कही गई जिसमें गम का इजहार की बात थी, तो लोगों ने इसको मरसिया कहना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा कि आम तौर पे जो मरसिया है, इसको मंसूब कर दिया गया है इमाम हुसैन की शहादत से, और उनके जो 72 शोहदा थे, उनके साथी थे, जो करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए, उनसे मंसूब कर दिया गया है कि मरसिया वही है जो इमाम हुसैन की शहादत में गम का इजहार करती है। तो वो तो है ही मरसिया, लेकिन साथ ही साथ एक शख्सी मरसिया भी होती है, जो किसी भी शख्स की मौत के बाद, वफात के बाद कोई शायर अपने गम का इजहार करता है उनके औसाफ को बयान करते हुए। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब की वफात पे मिर्ज़ा गालिब की वफात पे अल्ताफ हुसैन हाली ने मरसिया गालिब कहा है। अल्लामा इकबाल ने अपने उस्ताद शायर दाग दहलवी की वफात पे मरसिया दाग कहा है। तो ये जो दोनों मरसिया हैं, ये शख्सी मरसिया के ज़िम्मे में आएगा। ये दोनों मरसिया भी बेहद अहम है। अक्सर इम्तहानात में ये पूछा गया है कि मौलाना हाली ने किसके औसाफ को बयान करते हुए मरसिया कहा है, या अल्लामा इकबाल ने किसकी याद में मरसिया कहा है, अल्लामा इकबाल ने अपनी माँ की याद में भी मरसिया कहा है। ये ऐसे भी सवाल बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए थे। ये काफ़ी डीपली बातें हैं जो आपको सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। तो इस मरसिए के ज़रिए से मैंने बात की कि मरसिया होता क्या है, ठीक है ना। अब आइए इसकी हैयत पे बात करते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है। अच्छा, इसकी बनावट के सिलसिले में मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा जो बेहद जरूरी है कि आप उसको जानें। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सौदा का। सौदा वही सौदा जो कसीदा गोई के लिए बेहद मशहूर हैं। जब भी कसीदा गोई की बात होती है तो सबसे पहला नाम सौदा का आता है। लेकिन सौदा वो शायर है जिन्होंने मरसिए को एक शक्ल दी। मरसिया कैसे लिखा जाए इसको उन्होंने बताया। मरसिए को पहली बार मुसद्दस की शक्ल देने का काम सौदा ने किया। हालांकि वो कसीदा के शायर है, लेकिन उन्होंने मरसिया में भी तबाह आजमाई की और मरसिए को एक शक्ल दी, जिसको बाद में आगे चल के हमारे शोरा हजरात ने उसको कबूल किया। मीर खलीक, मीर जमीर के ज़माने में मरसिए की इस हैयत पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, यानी मकबूलियत मिली, और बाकी की बात के जो शोरा हैं उन्होंने इसी तरीके को अख्तियार किया। तो आइए जानते हैं अब जो मरसिया है उसकी हैयत कैसी होती है। हैयत के एतबार से देखा जाए तो जो मरसिया है उसको 8 जो सिलसिला होता है मरसिया कहने का, उसको 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है या किया जा सकता है। खासतौर से जो मिर्जा सौदा ने जिस तरीके से तकसीम किया है, तो वो जो तकसीम है वो इस तरीके से है। पहला है चेहरा, दूसरा सरापा, तीसरा रुखसत, फिर चौथा आमद, पांचवा रजस, छठवां जंग, सातवां शहादत और फिर बैन।
تو ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد وغیرہ یہ کیا ہے اور کیسے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، یا شعراء حضرات کیسے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مرثیہ کہا جاتا ہے تو مرثیہ کہنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ رائج ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شاعر مرثیہ پہ قلم اٹھاتا ہے، مرثیہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ چہرہ لکھتا ہے۔ چہرہ کا مطلب یہ اس میں شاعر چہرہ نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ مرثیہ کہنے سے پہلے مرثیے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرتا ہے، جیسے موسم کی باتیں کر سکتا ہے، لوگوں کی باتیں کر سکتا ہے، مرثیہ کہنے کے حالات کے بارے میں بیان کر سکتا ہے، کچھ شعر کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حمد کے کچھ شعر کہے جا سکتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، نعت کے کچھ شعر کہے جا سکتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، منقبت کے کچھ شعر کہے جا سکتے ہیں، شاعر کہتے ہیں۔ تو چہرہ میں جب ہم شاعر مرثیہ کہنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے چہرہ کا استعمال کرتا ہے، یعنی ماحولیات کا بیان کرتا ہے، موسم کا بیان کرتا ہے، حمد، نعت، منقبت کے بھی اشعار بیان کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو شعراء حضرات ہیں جن کی لیے مرثیہ لکھ رہے ہیں، جس دربار کے لیے یا جس نواب کے لیے، جس بادشاہ کے لیے مرثیہ لکھ رہے ہیں، اور امید کرتے کہ میں اس مرثیے کو لکھنے کے بعد فلاں نواب کے لیے نذرانہ کے طور پر پیش کروں گا، تو اس نواب یا اس بادشاہ کی مدح میں بھی کچھ اشعار اس چہرہ میں کہے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ چہرے کا آتا ہے۔ چہرے کے بعد اگلا مرحلہ ہے سراپا۔ سراپا جیسا کہ نام سے ہی بالکل صاف ہے، سر سے پاؤں تک۔ یہاں پہ شاعر جو ہیرو ہے، یعنی کہ جس کے لیے مرثیہ لکھا جا رہا ہے، اس کے سراپا کو بیان کرتا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس کی جو خد و خال ہیں، اس کی جو جسمانی بناوٹ ہے، اس کے جسم کی جو کساوٹ ہے، یا جو بھی اس کے جسمانی خوبصورتی ہے، جسمانی خوبی ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ رخصت کا۔ شاعر جب ہیرو کی بناوٹ کو بیان کر لیتا ہے، اس کی قد و قامت کا بیان کر لیتا ہے، تو پھر وہ رخصت ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے اطراف کے لوگوں سے ملتے ہوئے وہ رخصت ہوتا ہے، اور وہاں پہ رخصت ہونے سے متعلق کچھ اشعار بیان کیے جاتے ہیں۔ رخصت ہونے کے بعد پھر جو ہیرو ہے وہ کہاں جائے گا؟ پھر آئے گا میدان جنگ میں، اس کی آمد ہوگی۔ میدان جنگ میں جب وہ آتا ہے، جب میدان جنگ میں اس کی آمد ہوتی ہے، تو وہ چوتھا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ آمد کا ہوتا ہے، یعنی اب جو ہیرو ہے وہ میدان جنگ میں آ گیا ہے۔ یہاں پہ شاعر ہیرو جب آتا ہے تو میدان جنگ میں، تو میدان جنگ میں آنے کے بعد کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ اس حصے میں اکثر دیکھا گیا شاعر جو ہے وہ ہیرو کا جو گھوڑا ہے، گھوڑے کے متعلق اشعار کہتا ہے۔ وہاں پہ ہیرو جب پہنچتا ہے تو جو مخالف خیمہ ہے، جو دشمن خیمہ ہے، اس کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ان سارے حالات کو بیان کرتا ہے شاعر چوتھے مرحلے میں، آمد میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پانچواں مرحلہ آتا ہے رجز کا۔ اس میں شاعر جو ہوتا ہے وہ اس میں کچھ ہم کلامی ہوتی ہے۔ جیسے جو ہیرو آیا تو ہیرو کچھ بیان کرتا ہے، میدان جنگ میں اپنے مخالف کو للکارتے ہوئے کچھ بیان کرتا ہے، کچھ تقریر کرتا ہے، یا پھر اپنے ساتھیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے کچھ باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے بہت ہی بہترین طریقے سے کام لیتے ہوئے شاعر جو ہے وہ ہیرو کے اوصاف کو بیان کرتا ہے تقریر کی شکل میں، یعنی کہ جو ہیرو ہے وہ تقریر کرتا ہے، خطاب کر رہا ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، یا جو بھی جنگ میں اس کے ساتھ شریک ہیں ان کو خطاب کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا مخالف ہے، جو دشمن ہے، اس کو بھی خطاب کرتا ہے، اور بیان کرتا ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں، میرے خاندان کتنا بہادر تھا، اور میرے اندر وہ شجاعت ہے، وہ بہادری ہے کہ میں تمہیں پراست کر دوں گا، میں تمہیں ہرا دوں گا، میری فتح ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر
यहाँ पे शायर बड़ा ही साफ गोई से और इंसाफ गोई से काम लेता है। न केवल हीरो अपनी औसाफ को बयान करता है, अपनी खूबी को बयान करता है, अपनी बहादुरी को बयान करता है, अपने खानदान की बहादुरी को बयान करता है, बल्कि शायर यहाँ पे जो मुखालिफ है, जो दुश्मन है, दुश्मन का जो लीडर है, जो हीरो है, उसको भी मौका देता है कि वो भी अपने औसाफ, अपनी खूबी, अपनी बहादुरी, अपनी शुजाअत को बयान करे, अपने खानदानी जो कुछ भी उसकी बहादुरी का जो सिलसिला रहा है, किस्सा रहा है, वो भी बयान करे। तो यहाँ पे शायर जो होता है बड़ी ही इंसाफ गोई से काम लेता है और मुखालिफ दुश्मन जो होता है उसे भी मौका देता है कि वो भी अपनी बहादुरी को बयान करे। तो यहाँ पे इस तरीके के बयानात रजज़ में देखने को मिलते हैं। शायर बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको बयान करता है। फिर उसके बाद जब हीरो ने अपनी बात कह ली, दुश्मन ने अपनी बात कह ली और दोनों अपनी अपनी बात पे कायम रहते हैं और फिर एक साथ फिर जंग शुरू हो जाती है और फिर हिस्सा शुरू होता है जंग का। जंग के हालात में शायर किस तरीके से जंग लड़ी जा रही है, किस तरीके से हालात पैदा हो रहे, किस तरीके से खूनरेजी हो रही है, किस तरीके से कत्ल हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के सरों को काट रहे हैं, तलवारें आपस में टकरा रही हैं, टकरारें ऐसी रही जैसे लग रहा है बिजली चमक रही है। मतलब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो जंगी जो मंजर हैं उस मंजर को पेश करने की कोशिश शायर यहाँ पे करता है। यहाँ पे शायर जो हीरो के शुजाअत का बयान करता है, हीरो के घोड़े की शुजाअत की बयान करता है, हीरो के तलवार की शुजाअत की बयान करता है। तो इस तरीके से जंग बहुत ही शिद्दत के साथ बयान की जाती है। जंग हो रही होती है, जब जंग होती है, चूंकि हम ऐसे शख्स या ऐसे हीरो के बारे में बात कर रहे हैं या उसके अपने गम पे इजहार करेंगे जो कि अब शहीद हो चुका है। चूंकि जंग चल रही है, बहुत ही बहादुरी से हीरो लड़ रहा है, लेकिन लड़ते लड़ते आखिर में क्या होता है, वो शहादत नोश फरमा लेता है, शहीद हो जाता है। तो ये हिस्सा जो होता है शहादत का, इसमें हीरो के शहादत का जिक्र होता है, हीरो के शहादत का बयान होता है और इस हिस्से पे 7वें मरहले पे हीरो क्या होता है, शहीद हो जाता है। यहाँ पे हीरो के शहादत के मंजर को पेश किया जाता है। ये 7वां मरहला है और 8वां मरहला आता है बैन का। जब हीरो शहीद हो गया तो उसकी लाश को, उसके मिट्टी को जब उसके फैमिली, उसके खानदान के पास लाया जाता है तो उसके जो खानदान के लोग हैं, खासतौर से जो औरतें हैं, किस तरीके से अपने गम का इजहार करती हैं, किस तरीके से रोती हैं, किस तरीके का माहौल उसके खानदान में बन जाता है या उसके आसपास के जहां भी वो रहता था उस मोहल्ले में या उस अतराफ में किस तरीके का माहौल गमगीन हो जाता है, इसको बयान करता है बैन में शायर। तो शायर जो है, अगर देखा जाए तो शायर के बयान करने की सबसे ज्यादा जो खूबी है वो इन्हीं 2 मरहलों में देखने को मिलती है, यानी कि शहादत में और बैन में। ये भी एक सवाल है कि मरसिए का वो कौन सा जुज है या कौन सा मरहला है जिसमें शायर सबसे ज्यादा अपनी खूबी का बयान करता है। अपनी खूबी का मतलब जिसमें शायर सबसे ज्यादा अपनी फनी सलाहियत को बयान करता है, फनी सलाहियत का मुजाहरा करता है। वो जगह कौन सी है, वो है शहादत और बैन की। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऐसे सवाल बहुत बार आए हुए हैं। तो शहादत और बैन में जो शायर होता है वो हीरो की शहादत को पेश करता है और शहादत के बाद क्या गम का माहौल होता है, किस तरीके से आहो बुका होती है, किस तरीके से लोग रोते हैं, धोते हैं, किस तरीके से लोग गम का इजहार करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और रोते हैं। और फिर जो शहीद हुआ है, जो हीरो है, उसके औसाफ को बयान करते हैं, उसकी खूबियों के बयान करते हैं और खूबियों औसाफ को बयान करते हुए गम पे इजहार करते हैं, रोते हैं, आहो बुका करते हैं। तो यहाँ पे हम देखा जाता है कि शहादत और बैन में शायर सबसे ज्यादा अपनी फनी मुजाहरा करता है। ठीक है, तो ये थी हम बात कर रहे थे मरसिया के बारे में। तो अब मरसिया जो कहने का जो सिलसिला है वो 8 मरहलों से होकर चलता है। पहला है चेहरा, सरापा, फिर रुखसत, फिर आमद, 5वां है रजज, 6वां है जंग, 7वां शहादत और फिर बैन। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ लें, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत, बैन। आसान है, इसको अगर सिलसिलेवार हम समझ लेंगे, रटने की कोशिश करेंगे तो शायद मुश्किल हो, लेकिन जब हम सिलसिलेवार इसको हम समझ लेंगे कि पहले हम चेहरा,
यानी कि माहौल की बात करेंगे, फिर सरापा, सर से पैर की बात करेंगे हीरो के, फिर क्या होगा, वो जंग के लिए निकल जाएगा, रुखसत हो जाएगा। उसकी बात करेंगे, जब रुखसत होगा घर से तो फिर कहां पहुंचेगा वो, जंग के मैदान में। जंग के मैदान में उसकी आमद होगी। जब आमद हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर रजत होगा, यानी कि जो हीरो है अपनी बहादुरी, अपनी शुजाअत को बयान करेगा, जो मुखालिफ होगा वो भी बयान करेगा। दोनों जब बातें कर लेंगे, अपनी अपनी बहादुरी बता लेंगे, तो उसके बाद जंग शुरू हो जाएगी। जंग जब शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, फिर हीरो हमारा शहीद होगा, शहादत हो जाएगी। और जब शहादत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, फिर बैन, यानी गम का इजहार होगा, तो 8वां जो मरला होगा बैन। इस तरीके से चीजों को समझ के अगर हम किसी चीज को समझेंगे, याद करेंगे, तो ज्यादा हमारे लिए सूदमंद होगा और याद करना भी हमारे लिए आसान होगा। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मरसिया क्या है और उसके कौन कौन से मरहले हैं, तो उस जो तरीका मैंने बताया उसको आप समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ भी गई होगी। अब कभी भी आपको इस पे काम करने की, मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो तरीका मैंने बताया है आप इस पे काम कीजिए तो यकीनन आप इसमें कामयाब होंगे। और मरसिये से मुतालिक जब भी कोई सवाल आएगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे। मरसिये के ताल्लुक से एक चीज और जान लीजिए, मरसिये के जो सबसे मशहूर शोरा हैं उसमें है मीर अनीस और मीर दबीर। मीर अनीस और मीर दबीर, उसमें से मीर अनीस भी सबसे ज्यादा मशहूर शायर हैं मरसिया के। मीर अनीस, मीर बब्बर अली अनीस सबसे पहले नाम आता है मरसिया निगारी में, उसके बाद दबीर का आता है। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, अक्सर जब यूपी टेट होता है तो उसमें ऐसे ही छोटे छोटे आसान से सवाल होते हैं जो हमारे जो उर्दू के जो तलबा हैं वो इसको कर नहीं पाते। तो मैं बता दूं कि मीर बब्बर अली अनीस और दबीर उर्दू मरसिया निगारी के दो अहम नाम हैं, उसमें से मीर अनीस सबसे अहम है। तो ये बातें रही। अब मरसिया के ताल्लुक से मैंने जो आपको जानना चाहिए वो सारी बातें मैंने बता दी हैं। अगले वीडियो में हम किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।